वेद जब चादर हटाकर देखता है तो वहां पर पूरी तरीके से खून बिखरा हुआ था और अवनी बेसुध सी लेटी हुई थी। वेद अपनी को हिलाते हुए कहता है, अवनी, अवनी उठो, लेकिन अवनी कोई रिएक्ट नहीं करती। वेद जल्दी से बाहों में उठाता है और कमरे से बाहर की तरफ दौड़ता है। सभी लोग लिविंग रूम में आ चुके थे। जब वह लोग वेद को अवनी को ऐसे बाहों में लाते हुए देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, और जब उसकी नज़र अवनी के कपड़ों पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था तो बाकी सभी ब्रदर्स डर जाते हैं कि वेद ने पिछली रात अवनी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। सौर जल्दी से आगे की ओर आते हुए कहता है, क्या हुआ है? तूने कुछ किया तो नहीं है ना? वेद गुस्से से कहता है, तू पागल हो गया है? मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं यहाँ पर था ही नहीं। मैं किसी दूसरे रूम में था। लेकिन यह खून कैसे आ रहा है? शौर्य कहता है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल पर लेकर चलो। वीर और कल्पना वहाँ पर नहीं थी। वो दोनों अपने कमरे में थे। सभी जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रिजॉर्ट में वीर कल्पना अकेले रह गए थे। जब वीर की नींद खुलती है तो वह पलट के देखता है जहाँ पर कल्पना लेटी हुई थी। वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कल्पना को फिर से अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर किस करता है। उसके छूने से कल्पना की नींद खुल जाती है। वह अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से फैलाकर कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी जान। वीर उसकी तरफ हैरानी से देखता है क्योंकि कल्पना कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। वीर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसके हाथ को पकड़कर उसमें किस करता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? कल्पना, जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, वह थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और वह फिर से कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीर इस बात को नोटिस कर लेता है और फिर कहता है, तो तुम्हारा चेहरा खिला हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा है? कहीं पर दर्द हो रहा है क्या? उसकी बात सुनकर कल्पना मुस्कुरा देती है और हल्का सा हंसकर कहती है, नहीं, मुझे क्यों दर्द होगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो मेरे अंदर खालीपन था उसे किसी ने भर दिया है। अच्छा, अब मुझे फ्रेश होना है। यह कहकर वह बेड से उठ जाती है और तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। वीर उठता है और कमरे से बाहर आता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े हल्के खून के धब्बों पर पड़ती है। वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना फ़ोन जेब से निकालकर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से अभिनय कॉल अटेंड करता है। उठ गया तू? वीर जल्दी से कहता है, ये तुम लोग कहाँ हो और यह फर्श पर खून के धब्बे कैसे हैं? वह कहता है, अवनी की तबीयत खराब हो गई है। उसने कुछ ऊट-पटांग की सी दवाई खा ली है जिस कारण उसे ब्लीडिंग हो रही है और तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग वहीं पर रहो क्योंकि पिछली रात तूने काफ़ी एक्सरसाइज करी है। उसकी बातों को सुनकर वीर गुस्से से कहता है, मजाक एक तरफ है
और किसी की जिंदगी एक तरफ। क्या हुआ है अवनी को पता चला? कुछ डॉक्टर ने क्या कहा? अभिनय कहता है, तुझे मैं यह सब फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम लोग रिजॉर्ट में रहो, हम लोग कुछ देर पर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अवनी को आज यहीं पर रखना होगा। तू परेशान मत हो, अच्छा रखता हूँ। यह कहकर वह कॉल को कट कर देता है। वीर परेशान होकर लिविंग रूम में ही बैठ जाता है। कुछ देर कल्पना एक स्कर्ट और ऊपर में एक क्रॉप टॉप पहन कर आती है। उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, क्या हुआ स्वीट हार्ट? बाकी लोग कहाँ पर गए हुए हैं और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वीर चिढ़ते हुए कहता है, अवनी ने कुछ दवाइयाँ खा ली है जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कल छुट्टी मिलेगी। कल्पना परेशान होकर कहती है, क्या? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वीर कहता है, कुछ देर बाद वो सब लोग आ रहे हैं। मैंने भी कहा तो उन लोगों ने कहा है कि हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ ही देर बाद रिजॉर्ट वापस आ रहे हैं। तब तक के लिए चलो उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दें। कल्पना मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल सही कहा है, चलो सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर अवनी को चेक करके चले गए थे। अवनी चुपचाप से बेड पर बेहोशी में लेटी हुई थी और सब लोग वहाँ पर खड़े थे और वेद लगातार अवनी को डरावनी नज़रों से घूर रहा था। अभिनय वेद के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वेद, उसने गलती से खा लिया होगा तो उस पर गुस्सा मत करना। तुझे पता है ना तेरा गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक है। वेद उसकी तरफ बिना देखे हुए कहता है, नहीं, मैं क्यों करूँगा गुस्सा? उसका जो मर्जी चाहे वह कर सकती है। आखिर उसकी ज़िंदगी है। मैं कौन हूँ जो उसे कुछ कहेगा? तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग जाओ, मैं उसको देखभाल करता हूँ। शौर्य कहता है, मैं नहीं जा रहा। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर रूड आवाज़ में कहता है, अगर इतना ही ख्याल है तो तू रह जा, मैं चला जाता हूँ। ऐश्वर्या शौर्य के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आज मेरा कंसर्ट है और तुम मुझे ट्रेनिंग के लिए हमारे लिए सूझ दिए गए जगह पर लेकर जाने वाले हो। शौर्य उसकी तरफ देखता है तो ऐश्वर्या उसकी आँखों को देखकर उसे चलने का इशारा करती है। शौर्य उदास लहजे में कहता है, ठीक है, लेकिन हाँ, तान्या को मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। तान्या हाँ में सिर हिलाती है। बाकी सब लोग रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अवनी को होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज सी होती है। तभी उसकी नज़र वेद पर जाती है। उसके कपड़ों पर अभी भी खून लगे हुए थे जिन्हें वह घो रहा था। जब वेद को एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तो वह अपनी नज़रें उठाकर उस तरफ देखता है जहाँ पर अवनी उसे ही देख रही थी। बेचित जो कि काउच पर बैठा हुआ था वह उसे होश में आया देखकर उठ जाता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। अवनी को याद आता है कि कैसे पिछली रात उसने जानबूझकर गलत दवाइयाँ खा ली थी ताकि वह वेद के साथ बिताए रिश्ते में ज़बरदस्ती बंध ना जाए। वेद उसके पास जाता है और उसी जलती हुई नज़रों से देखते हुए कहता है, होश आ गया है तुम्हें?
उसकी डरावनी आवाज़ों को सुनकर ओनी सिर से लेकर पाँव तक कांप जाती है। वेद थोड़ा सा अपना चेहरा उसके करीब लाता है और देखते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, बस तुम मुझे सच सच सब बता दो। ओनी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ बनाए रिश्ते में ज़बरदस्ती बन सकूं, इसलिए मैंने मिस गैरेज के लिए दवाई खा ली। वेद जब उसकी बात सुनता है तो उसके दिल में ओनी के लिए जो प्यार था वह करवाहट में बदलने लगती है। फिर वह अपने ही मन में सोचता है, क्या यह औरत मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो किसके बच्चे को जन्म देना चाहती है? वेद उसके जबड़े को कसकर पकड़ता है और अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम मिस गैरेज की दवाई खा रही हो? मतलब साफ है कि तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। उसके बाद उसके होठों पर किस करता है और कहता है, मेरी जान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चिंता मत करो, अभी नहीं, मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। उसके बाद उसे आराम से उठाता है, फिर कहता है, पानी पीना है? ओनी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है तो वेद ग्लास में पानी को डालते हुए कहता है, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें खून से लथपथ देखा तब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मुझे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि तुम बच्चा नहीं चाहती थी। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने आप को डैमेज कर रही हो। आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। उसकी बात सुनकर ओनी उसकी तरफ नम आँखों से देखती है। वेद उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे आंसू पसंद नहीं हैं।